in Delhi Sultans, from where we come to know about these Delhi Sultans from various sources. And who were different rulers? Rajput rulers, Chauhans, ठीक है, and then Turkish ruler, Khalji rulers. Then their dynasties came, Khalji dynasty, Tughlaq dynasty, Sayyid dynasty, ठीक है, and Lodi dynasty. Dynasty means कि एक राजा फिर उसका आगे बेटा, तो वो रूलर्स रूल करते गए. तो इन रूलर्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? We got information about from various sources. और वो वेरियस सोर्सेस कहाँ से हैं? कॉइन्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, कई तरह के आर्किटेक्चर हैं. जो जितने भी हमें बिल्डिंग्स मिलती हैं वो सारी बिल्डिंग्स किसमें आ गई? आर्किटेक्चर. ठीक है, तो आर्किटेक्चर कई तरह का हमें मिलता है जहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. इसी के साथ हमें मैन्युस्क्रिप्ट भी मिलती हैं. और यहाँ पे जो हमें दिल्ली सुल्तान के बारे में मैन्युस्क्रिप्ट मिलती है उनका नाम क्या है? तारीख एंड त्वारीख. ठीक है, तो डिफरेंट. तारीख मतलब सिंगुलर, त्वारीख मतलब प्लूरल. तो तारीख और त्वारीख में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है ये सारे दिल्ली सुल्तान्स के बारे में. तो ये सारी जितने भी इंफॉर्मेशन इसमें मिली गई है, ठीक है, तारीख और त्वारीख में क्या है? हिस्ट्रीज ऑफ दिल्ली सुल्तान. दिल्ली सुल्तान की हिस्ट्रीज हमें मिलती हैं. और वो हिस्ट्री किस लैंग्वेज में लिखी गई है? पर्शियन. क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज थी एडमिनिस्ट्रेशन की वो कौन सी थी? पर्शियन. और जो हमें हिस्ट्रीज मिलती हैं वो भी किसी लैंग्वेज में मिलती हैं? पर्शियन लैंग्वेज में. ठीक है, तो तारीख और त्वारीख वो भी हमें पर्शियन लैंग्वेज में मिलती हैं. अब ये जो तारीख और त्वारीख के ऑथर्स थे ये कौन होते थे? राजा के दरबारी. राजा के दरबारी होते थे. राजा के दरबारी बहुत लर्न्ड मैन होते थे. ठीक है, एंड वो हमेशा राजा को एडवाइस करते हैं. मतलब राजा के दरबार में, राजा के जहाँ पे राजा की कैपिटल सिटी है वहां आसपास ही रहते थे. ठीक है, दे वर नॉट लिविंग इन डिस्टेंट विलेजेस या कहीं दूर. तो जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमें किसके बारे में मिलती है? सुल्तान्स के बारे में. जैसा कि वो लिव्ड इन सिटीज में रह रहे थे, सो वी गेट वेरी लेस इंफॉर्मेशन और नो इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्डिनरी मैन. तो ऑर्डिनरी मैन के बारे में हमें वो इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, तो इनके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं. नॉट एनीथिंग अबाउट इंफॉर्मेशन. सो दीज तारीख एंड त्वारीख they lack information about ordinary men. तो ordinary men के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती. क्यों? क्योंकि वो शहर में रह रहे हैं और वो जो भी तारीख हिस्ट्री लिख रहे हैं राजा की प्रेज में लिख रहे हैं कि राजा उनको रिवॉर्ड देगा. ठीक है, सो दे वर राइटिंग एवरीथिंग टू प्रेज द किंग. राजा को खुश करने के लिए लिख रहे हैं. हाँ जी, तारीख तारीख में जो भी लिखा जाता था वो हिस्ट्रीज मिलती हैं हमें. पास्ट में जो सुल्तान्स लिखवाते थे. तारीख लिखते कौन थे? डिफरेंट ऑथर्स. राजा खुद लिखवाते थे उनसे कि आप हमारी हिस्ट्री लिखो. ठीक है, तो वो अब वो जो भी लिखेंगे वो राजा को खुश करने के लिए लिखेंगे ताकि अगर राजा पढ़ेगा तो खुश होगा और हमें रिवॉर्ड देगा. तो वो ऑर्डिनरी मैन के बारे में उसमें नहीं हो सकता. वो राजा के बारे में भी जो उसकी गलतियां वो ना लिखे, जो उसकी अच्छाइयां वही लिखे, है ना. उसकी जो विक्ट्रीज हैं उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखे, बुरी बातें कोई ना लिखे. तो जो भी है, लेकिन फिर भी हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? इन तारीख और त्वारीख से ही इंफॉर्मेशन मिलती है. तारीख होगी सिंगुलर कि एक हिस्ट्री, जैसे किसी एक ऑथर ने सिर्फ एक ही राजा की एक हिस्ट्री लिखी है, अगर उसने उसके कई सारे क्रॉनिकल्स लिखे हैं, हिस्ट्रीज लिखी हैं, तो वो त्वारीख हो गई. ठीक है, अगर किसी एक राजा के बारे में एक ही बुक लिखी है तो वो तारीख हो गई. उसके बारे में कई सारी बुक्स लिखी हैं तो त्वारीख हो गई, हिस्ट्रीज हो गई. ठीक है, तो डिफरेंट बुक्स हो गई. तो त्वारीख प्लूरल हो गया और तारीख सिंगुलर हो गया. ठीक है, सो डिफरेंट सोर्सेज मिलते हैं और इन्हीं तारीख और त्वारीख से हमें नॉलेज मिलती है. एक हमें पता चलता है रजिया सुल्तान के बारे में. ठीक है, तो रजिया सुल्तान जो कौन थी? ही वाज द फर्स्ट फीमेल एम्परर और रूलर ऑफ दिल्ली. ठीक है, कि वो दिल्ली की फर्स्ट फीमेल रूलर थी. और मिनहाज सिराज ने जो अपनी तारीख लिखी है उसमें उसने लिखा है कि ही वाज नॉट कंफर्टेबल विद द रूल ऑफ ए वुमेन. कि एक वुमेन उनके ऊपर रूल कर रही है तो वो उससे खुश नहीं है.
और सेम चाहे कि वो बहुत एबल थी, ठीक है, रजिया सुल्तान बहुत एबल थी, लेकिन जो नॉबल्स थे वो हैप्पी नहीं थे, ठीक है, जो नॉबल्स थे वो हैप्पी नहीं थे और वो क्या चाहते थे, उसको, उसका रूल उन्हें पसंद नहीं था, ठीक है, सो दे वर नॉट हैप्पी विद द रूल ऑफ अ वुमेन। तो मिनहाज सिराज ने खुद अपने तारीख में इसको बात को माना है, ठीक है। और इसके बाद एक और हमें इस तारीख और तारीख से इंफॉर्मेशन मिलती है, एक हमें पता चलता है इसमें सर्कल ऑफ जस्टिस के बारे में, ठीक है, कि जो सर्कल ऑफ जस्टिस क्या था, ये भी हमें तारीख और तारीख से पता चलता है। एक रजिया सुल्तान के बारे में भी वैसे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन सिर्फ 2 चीजें इस बुक आपके चैप्टर में बताई गई हैं, ठीक है, एक रजिया सुल्तान के बारे में और एक सर्कल ऑफ जस्टिस के बारे में। तो सर्कल ऑफ जस्टिस क्या था? तो सर्कल ऑफ जस्टिस के जैसे जो किंग है, ठीक है, तो किंग क्या करेगा, जस्टिस, जस्टिस रिलेटेड वर्ड है ना, तो जस्टिस कौन करेगा, किंग करेगा। किसके साथ करेगा, पीजेंट्स के साथ, जो भी उसके एडमिनिस्ट्रेशन में लोग रह रहे हैं उनके साथ जस्टिस करेगा, ठीक है। तो ये सर्कल कैसे चलता है, अब किंग को किसकी जरूरत है, सोल्जर्स की, आर्मी की जरूरत है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, डिफरेंट आगे अपना एक्सपेंड कर रहा है आर्मी को, और एरियाज पे ऊपर कंट्रोल कर रहा है, तो उसको आर्मी की जरूरत है। आर्मी कब उसके पास काम करेगी, जब उनको सैलरीज पे करेगा। सैलरीज उनको कहाँ से पे करेगा, जो वो टैक्सेस कलेक्ट करेगा। टैक्सेस वो कहाँ से कलेक्ट करेगा, फ्रॉम पीजेंट्स, पीजेंट से कलेक्ट करेगा। पीजेंट्स टैक्सेस कहाँ से देंगे, अगर वो एग्रीकल्चर अच्छी करेंगे, when peasants they are happy and prosperous only then they will give taxes, और वो हैप्पी कब होंगे, जब किंग उनके साथ जस्टिस करेगा, ठीक है। तो इट मीन सर्कल चलता है कि किंग इज डूइंग जस्टिस टू फार्मर्स, दे आर पेइंग टैक्सेस, द टैक्सेस, देन द सोल्जर्स दे आर गेटिंग देयर सैलरी एंड दे आर वर्किंग फॉर द किंग, ठीक है। तो घूम के बात कहाँ जाती है, किंग के ऊपर। तो दिस सर्कल ऑफ जस्टिस इज ऑल्सो, ये भी हमें तारीख से पता चलता है कि किंग जो था उस टाइम पे, दिल्ली सुल्तान्स, वो सर्कल ऑफ जस्टिस में भी बिलीव करते थे। देन वी कम टू नो अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ दिस दिल्ली एम्पायर, कि दिल्ली जो एम्पायर है, पहले तो वहां पे जितने जो फर्स्ट रूलर थे, तो उन्होंने दिल्ली की सिटी में ही क्या किया, एस्टेब्लिश गैरिसन टाउन, ठीक है। तो ये हम बात करेंगे उनकी एक्सपेंशन की, कि दिल्ली सुल्तान कैसे एक्सपैंड किया फ्रॉम अ गैरिसन टाउन, कि पहले क्या था, एक गैरिसन टाउन, गैरिसन टाउन से वो क्या बन गया, एम्पायर, ठीक है। गैरिसन टाउन क्या है, जैसे एक किला है, ठीक है, किला ऐसे होता है छोटा सा, ठीक है, चलो छोटा सा एक किला है, और उसी किले में उसने अपना गैरिसन टाउन बनाया हुआ है। यहाँ पे छोटा है, बहुत बड़ा किला है, ठीक है, तो दैट इज उनका गैरिसन टाउन है। फोर्टिफाइड सेटलमेंट, गैरिसन टाउन क्या होता है, फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर्स। तो राजा ने पूरी अपनी सेटलमेंट बनाई हुई है यहाँ पे, फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर्स। तो पहले राजा के पास, दिल्ली सुल्तान के पास क्या था, गैरिसन टाउन, ठीक है, और फिर धीरे धीरे उन्होंने एक गैरिसन टाउन, फिर दूसरे गैरिसन टाउन, ठीक है, उन गैरिसन टाउन्स के ऊपर क्या किया, कंट्रोल किया, ठीक है, डिफरेंट गैरिसन टाउन्स के ऊपर कंट्रोल किया, और फिर धीरे धीरे क्या किया, अपना एम्पायर एस्टेब्लिश किया। अब इस एम्पायर को एस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने क्या की, डिफरेंट पॉलिसीज अडॉप्ट की। अब पॉलिसीज क्या क्या थी उनकी, उन्होंने 2 तरह के फ्रंटियर बनाए, एक एक्सटर्नल फ्रंटियर और इंटरनल फ्रंटियर। अब फ्रंटियर क्या होता है, जब दो अपोजिट ग्रुप आपस में लड़ाई करते हैं, तभी फ्रंटियर होता है वहीं पे, ठीक है। जैसे हमने कोल्ड करंट और वार्म करंट का भी फ्रंटियर बनाया था, कि व्हेन वार्म फ्रॉम वन साइड वार्म करंट इज कमिंग, फ्रॉम अदर साइड कोल्ड करंट इज कमिंग, ठीक है। तो उस फ्रंटियर में ऊपर कौन जाता है, वार्म करंट राइजेस, एंड विच करंट मूव डाउनवर्ड्स, कोल्ड करंट, ठीक है। कौन सी रेनफॉल थी वो, विच रेनफॉल वाज दैट, साइक्लोनिक रेनफॉल, ठीक है।
तो अभी इसमें दो फ्रंटियर बन रहे हैं, एक्सटर्नल फ्रंटियर और इंटरनल फ्रंटियर, ठीक है। तो इन दोनों फ्रंटियर्स में ये दोनों उनकी पॉलिसी थी। अब इंटरनल फ्रंटियर में क्या है, ये उनका गैरिसन टाउन है, ये गैरिसन टाउन है, और ये जो गैरिसन टाउन के आसपास वाला एरिया है, हम कह सकते हैं कि द एडजेसेंट लैंड टू द सिटी, ठीक है, कि सिटी के, हम ये इसमें गैरिसन टाउन के साथ वाला एरिया नहीं लिखेंगे कि हो सकता है कि यहाँ पे कोई और भी सिटी हो, ठीक है, कोई और सिटी मार्केट यहाँ पे डेवलप है, उनके बाहर वाला एरिया, हम कह सकते हैं कि बाहर वाला एरिया जहाँ पे सिटी नहीं है, आउटर एरिया जहाँ पे फॉरेस्ट एरिया भी है, ठीक है। सो लैंड एडजेसेंट टू सिटी, कि जो लैंड है वो सिटी के साथ साथ की लैंड है, खाली पड़ी हुई है, लोग भी रह सकते हैं वहां पे, खाली भी है। सो लैंड एडजेसेंट टू द सिटी और अ पोर्ट दैट सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज, जहां से कि कई तरह की, जैसे फॉरेस्ट है तो वहां से भी कई गुड्स फॉरेस्ट की सप्लाई हो रही है। तो पहले उन्होंने इंटरनल फ्रंटियर में क्या किया, यहाँ पे जो हिंटरलैंड है उस हिंटरलैंड पे अपना कंट्रोल करना स्टार्ट किया। इंटरनल फ्रंटियर पे उन्होंने क्या किया, हिंटरलैंड पे अपना कंट्रोल करना स्टार्ट किया। ये चीज क्लियर होगी। गैरिसन टाउन था पहले उनके पास, तो गैरिसन टाउन से एम्पायर पूरा बनाने के लिए, तो एम्पायर बनाने के लिए पहले उन्होंने इंटरनल फ्रंटियर में क्या किया, जो अपने आसपास की लैंड थी हिंटरलैंड, उसके ऊपर कंट्रोल किया, ठीक है। फिर एक्सटर्नल फ्रंटियर में उन्होंने क्या किया, जो बाकी के हिंटरलैंड से, ठीक है, बाकी के गैरिसन टाउन दूसरी जगह पर, तो इंटरनल फ्रंटियर में यू कैन राइट कि व्हेन they were controlling the land adjacent to the city, ठीक है, then they were controlling hinterland, and then from when they were controlling areas beyond the hinterland, जब एरिया हिंटरलैंड के आगे वाला एरिया वो अपने कंट्रोल में ला रहे थे, तो वो हो गया उनका एक्सटर्नल फ्रंटियर। इसी तरह साउथ में कई एरियाज जहां पे कि उन्होंने धीरे धीरे अपना एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दिया, कंट्रोल, ठीक है। सो इंटरनल फ्रंटियर हो गया हिंटरलैंड ऑफ गैरिसन टाउन, गैरिसन टाउन का हिंटरलैंड वो इंटरनल फ्रंटियर हो गया, और एरियाज अवे फ्रॉम द हिंटरलैंड बियॉन्ड द हिंटरलैंड, दे वो कौन से फ्रंटियर हो गए, एक्सटर्नल फ्रंटियर। ये चीज क्लियर होगी। ये इंटरनल फ्रंटियर हो गया। जैसे यहाँ पे पहले उन्होंने हिंटरलैंड पे कब्जा कर लिया, फिर उस गैरिसन टाउन पे कर लिया, फिर उस गैरिसन टाउन के हिंटरलैंड पे कर लिया। पहले गैरिसन टाउन पे किया, यहाँ के गैरिसन टाउन पे किया, फिर इस गैरिसन टाउन के हिंटरलैंड पे किया। मतलब दो तरह के उनकी पॉलिसी थी कंट्रोल में करने की। फिर इसी में उन्होंने क्या किया, इसी में जो हिंटरलैंड में फॉरेस्ट एरिया था उसको भी उन्होंने क्लियर किया और वहां पे एग्रीकल्चर स्टार्ट की, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हो कि द एरियाज ऑफ दिस हिंटरलैंड, इसमें एरियाज को क्लियर किया गया एग्रीकल्चर के लिए भी। ये भी हमने पिछले टॉपिक में किया था कि फॉरेस्ट डिवेलपर्स दे वर फोर्स्ड टू कम टू द सिटीज। फॉरेस्ट डिवेलपर्स की यहाँ पे हिंटरलैंड में क्या थे, फॉरेस्ट थे, यहाँ फॉरेस्ट में ट्राइब्स में कई लोग रह रहे थे, ठीक है, और उनको मजबूर किया गया कि वो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट को खाली किया गया ताकि किसान एग्रीकल्चर कर सके, ठीक है, एंड दे वर फोर्स्ड टू मूव टू द सिटी, और उनको मजबूरी में सिटीज में जाना पड़ा। ये हमने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा था, फर्स्ट टॉपिक में, ठीक है। तो एग्रीकल्चर करने के लिए सुल्तान ने क्या किया, यहाँ पे हिंटरलैंड में फॉरेस्ट को क्लियर करवाया। जैसे गंगा यमुना जो दोआब का एरिया था वहां पे काफी फॉरेस्ट थे, वहां पे क्लियर करवाए ताकि लोग क्या कर सके, एग्रीकल्चर। और ये जो धीरे धीरे क्या गैरिसन टाउन से क्या बन गया, एम्पायर एस्टेब्लिश हो गया, ठीक है, फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, ठीक है, एम्पायर एस्टेब्लिश हो गया। और ये जो एम्पायर था ये सबसे ज्यादा एक्सटेंड किसके रेन में हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में ये जो एम्पायर था इट रीच टू इट फारदेस्ट एक्सटेंड। तो इसमें जो सबसे ज्यादा था फारदेस्ट एक्सटेंड वो किसके टाइम पीरियड में था, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में। ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। FARTHEST फारदेस्ट, टू फारदेस्ट एक्सटेंड दिस एम्पायर रीच,
कि मतलब जितना ज्यादा आगे तक वो अपने एम्पायर को फैला सकते थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में वो सबसे ज्यादा फैल चुका था, उससे आगे नहीं। फिर इनका दिल्ली सल्तनत का एम्पायर आगे नहीं बढ़ा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में। अब हमें क्या पता चल गया, रूलर्स, सोर्सेस के बारे में, एंड हाउ इट एक्सपेंडेड, ठीक है। अब हम इस करते हैं इसकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कि कैसे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेट किया, कि इतना बड़ा एम्पायर उन्होंने एस्टैब्लिश कर लिया है, तो उसको वो एडमिनिस्टर कैसे करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे कैसे करेंगे। अब इसमें वो जो वहां पे सुल्तान होते थे वो बिलीव करते थे बंदागंज पे। अब वो बंदागंज कौन थे, स्लेव्स, ठीक है। जो उनके स्लेव्स होते थे, उन स्लेव्स पे वो बिलीव करते थे, और उन्हीं स्लेव को वो हाई पोस्ट भी दे देते थे, ठीक है। जैसे उनका एडमिनिस्ट्रेशन है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में कई तरह की हाई पोस्ट है। जैसे इतना बड़ा एम्पायर बन रहा है, अब एक एम्पायर का एक गवर्नर जनरल बनाया या मिलिट्री कमांडर बनाया, जो कि आगे लड़ाई करेगा, फिर अगले हिंटरलैंड पे कंट्रोल करेगा, है ना, अगले गैरिसन टाइम पे कंट्रोल करेगा। तो उन्होंने क्या क्या अपॉइंट किए, तो मोस्टली इन बंदागंज को वो अपॉइंट करते थे हाईएस्ट पोस्ट पे। अब वो कौन कौन सी होती थी, या तो गवर्नर बना दिया किसी को, ठीक है, या मिलिट्री कमांडर बना दिया। और यही गवर्नर और मिलिट्री कमांडर, इनको क्या कहा जाता था, मुफ्तीज और इक्तादार, ठीक है, मुफ्ती या इक्तादार। और ये क्या करते थे, इनका काम क्या होता था, टू कैरी ऑन द मिलिट्री कैंपेन्स, ठीक है। जो भी इनके मिलिट्री कैंपेन्स हैं उनको आगे लेके जाना, मिलिट्री कैंपेन्स को आगे लेके जाना, कि उन एक एरिया पे कंट्रोल है, यहाँ पे हमने एक मिलिट्री कमांडर अपॉइंट कर दिया है, एक मुफ्ती अपॉइंट कर दिया है। वो मुफ्ती क्या करेगा, अगर किसी और एरिया पे फाइट करनी है, अटैक करना, तो वो मुफ्ती करेगा, मिलिट्री कमांडर करेगा। और साथ साथ में उसको सैलरी कौन सी मिलेगी, सैलरी विल बी इन द फॉर्म ऑफ इक्ता। इक्ता क्या होती थी, लैंड। उनको एक लैंड प्रोवाइड कर देते कि ये आपकी लैंड है, ये आपकी इक्ता है, इसी लैंड में से आपने टैक्स कलेक्ट करना है। वो टैक्स कलेक्ट करके जितनी आपकी सैलरी है वो आप रखोगे, बाकी क्या करोगे, सुल्तान को पे करोगे, ठीक है। कि इक्ता उनको दे दी गई। इक्ता क्या थी, लैंड, एक पर्टिकुलर लैंड उनको प्रोवाइड कर दी गई। उस लैंड के ऊपर क्या करना था, उनको टैक्स देना था, और उस टैक्स में उन्होंने क्या करना था, वही टैक्स में से उन्होंने किंग को आगे पे करना था। क्लियर हो गई ये चीज। सो डिफरेंट मुफ्तीज वर अपॉइंटेड, ठीक है। मुफ्तीज को अपॉइंट किया गया कि वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन, जो उनको लैंड प्रोवाइड की गई है, उस लैंड का एडमिनिस्ट्रेशन वो देखेंगे, वहां से टैक्स कलेक्ट करेंगे, रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, ठीक है। और कितने वो सोल्जर्स रखेंगे, ये सब कुछ डिसाइडेड था कि इतने नंबर ऑफ सोल्जर्स रखेंगे, क्योंकि उन्होंने आगे फाइट भी करनी है। उतने सोल्जर्स ही रखेंगे जो कि अगले फाइट करने के लिए जरूरी है, उससे ज्यादा नहीं रखेंगे, ठीक है। ये सारा कुछ डिसाइडेड था। तो इसीलिए कई बार मुफ्तीज जो थे वो राजा के अगेंस्ट भी कई जगह हो जाते थे। अब इसके बाद टैक्स कौन कौन सा था जो उनको देना पड़ता था, जो टैक्स वो कलेक्ट करते थे, एग्रीकल्चर के ऊपर, कैटल्स के ऊपर, हाउसेस के ऊपर। तो डिफरेंट तरह के टैक्सेस जो थे वो उनको देने पड़ते थे, ठीक है। कई तरह के टैक्सेस जो थे वो राजा कलेक्ट करता था, ठीक है। अब इसी में जो हमारा लास्ट पॉइंट है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो वो बढ़ा रहे थे, तो उसको बना के भी रखना था। अब ये तो अटैक कर करके अपना एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ा रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर भी अटैक्स हो रहे थे। कौन कर रहा था अटैक, मंगोल्स। तो मंगोल भी इनके ऊपर अटैक कर रहे थे, है ना। ये तो अपना एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ा रहे हैं, सब एडमिनिस्ट्रेशन चला भी रहे हैं, टैक्सेस वगैरह भी कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर मंगोल्स भी अटैक कर रहे हैं। तो उन मंगोल्स के साथ अटैक, उनको अटैक को रिकाउंटर करने के लिए कैसे उसका वो आगे जवाब दे रहे थे, तो उसके लिए दो अलग अलग रूलर्स, पहले अलाउद्दीन खिलजी फिर मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो इन दोनों ने अलग अलग तरीके जो थे वो अपनाए, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। इन दोनों के क्या थे, अलग अलग डिफरेंट अलग अलग मेजर्स इन्होंने अपनाए, ठीक है। जैसे पहले तो, अब इसमें भी डिफरेंट ब्लैंक्स होंगे जो कि आप खुद फिल करोगे। अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया,
अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों ने पहले आर्मी तो एक्सटेंड करनी थी, ठीक है, क्योंकि अब अटैक्स का उन्होंने आगे जवाब देना है, तो दोनों ने ही अपनी पहले लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एस्टैब्लिश की, ठीक है। दोनों ने गैरिसन टाउन, नए नए गैरिसन टाउन बनाए, आर्मी एस्टैब्लिश की, और फिर उसके बाद पहले जैसे इक्ता देते थे लैंड सैलरी, अब उन्होंने कैश में देनी शुरू कर दी, ठीक है, कैश में पैसे देने, कॉइन्स, मोहम्मद बिन तुगलक ने कई कॉइन्स बनाए थे, मेटल के कॉइन बनाने शुरू कर दिए थे। जो बाद में मेटल के कॉइन्स बनाए, लोग टैक्सेस मेटल में देना शुरू कर दिया, गोल्ड के कॉइन्स उन्होंने अब खुद रखने शुरू कर लिए, तो इसको लॉस हुआ, फिर इसने ये करेंसी भी बंद कर दी, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने उसने कई जगह पे सोल्जर्स को कुछ लैंड देनी शुरू कर दी, जैसे कि पहले लैंड दी जाती थी। तो ये डिफरेंट अलग अलग तरीके दोनों ने यूज किए इन मंगोल्स अटैक को करने के लिए, काउंटर करने के लिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस दिल्ली सुल्तान, ठीक है। इसमें इज देयर एनी डाउट, किसी जो पॉइंट्स हमने किए इसमें से किसी में से कोई डाउट? हाँ जी बेटा, यस 21, हाँ जी। मोहम्मद बिन तुगलक, अब मोहम्मद बिन तुगलक, इन दोनों ने पहले तो अगर हमें पूछा जाता है कि इन दोनों ने क्या मेजर्स अपनाए, ठीक है, दोनों ने क्या तरीके अपनाए इन मंगोल्स अटैक को फेस करने के लिए, ठीक है। तो पहले तो दोनों ने अपनी आर्मी बनाई, ठीक है, गैरिसन टाउन इन्होंने और एस्टेब्लिश किए, ठीक है, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी में बनाया गैरिसन टाउन, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी जो दिल्ली की कैपिटल थी वो दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर ली, नया गैरिसन टाउन बना लिया दौलताबाद में, वहां पे अपनी कैपिटल मतलब कि जो भी उनकी रॉयल फैमिली, जो भी रॉयल सारी चीजें थी वो वहां पे शिफ्ट कर दी, ठीक है, वहां पे उसको सेफ लगा। उसके बाद उन्होंने जैसे सोल्जर्स को सैलरी जो थी कैश में देनी शुरू कर दी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने उनको लैंड देनी शुरू कर दी, मोहम्मद बिन तुगलक ने उनको कैश में देनी शुरू कर दी, उसने करेंसी बनाई जो कि करेंसी बाद में उसको फिर वापस लेनी पड़ी, ठीक है, चीप करेंसी, जिससे कि उसको ही बाद में नुकसान हुआ उसने, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसका ये वाला एक फेलियर पॉइंट था जो कि उसने करेंसी कॉइन्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे, टोकन करेंसी जिसका नाम था, ठीक है, टोकन करेंसी बनानी स्टार्ट कर दी थी, जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने उनको इक्ता देना ज्यादा बेटर समझा, ठीक है, कि कैश बनाना पड़ेगा क्योंकि ज्यादा सोल्जर्स हम फौज में कर रहे हैं, इतना टैक्स कलेक्ट हो नहीं रहा। एक अलाउद्दीन खिलजी ने टैक्सेस वहां से ज्यादा वसूल किए जहां पे एग्रीकल्चर अच्छी थी, लेकिन इसने हर जगह ही टैक्सेस सेम कर दिए मोहम्मद बिन तुगलक ने, चाहे वहां पे एग्रीकल्चर अच्छी है नहीं है, लेकिन टैक्सेस बढ़ा दिए। अलाउद्दीन खिलजी ने सिर्फ वहीं पे टैक्सेस बढ़ाए जहां पे फसल अच्छी थी, किसान दे सकते थे, ठीक है, तो ये डिफरेंसेस हैं। हाँ जी भव्या। मैम मैम जैसे दोनों ने मैम मंगोल के टैक्स के लिए ये प्रिपरेशंस की थी, तो मैम फिर लास्ट में मैम कोई ऐसे फाइट हुई थी? यस, मंगोल्स के अटैक चलते रहे थे इनके ऊपर, ठीक है, तो इसके 1200 से लेके उसके बाद मंगोल्स के अटैक चलते रहे, लास्ट में अटैक मंगोल्स ने यहाँ पे कब्जा नहीं किया, ठीक है, तो ये उनका सामना करते रहे, अटैक्स होते रहे, आपस में लड़ाइयां चलती रही, ठीक है। इसके बाद हम आगे करेंगे, नेक्स्ट हमने चैप्टर जैसे कर ही लिया हुआ है मुगल एम्पायर वाला, है ना, तो इसके बाद मुगल एम्पायर एस्टेब्लिश हुआ, तो वो और मुगल एम्पायर में वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो यहाँ तक ये दिल्ली सुल्तान्स का टाइम पीरियड था, ठीक है, मंगोल्स अटैक करते रहे इनके ऊपर और ये उसका जवाब देते रहे। हाँ जी बेटा, ये मंगोल, मुगल नहीं है, ये मंगोल्स है, और ये भी हमने मुगल्स में किया था कि मंगोल्स भी उनके डिसेंडेंट्स थे, मुगल्स मंगोल्स के आगे डिसेंडेंट्स थे, है ना, तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। सिर्फ मंगोल अटैक, मंगोल्स ने ज्यादा अटैक की, मंगोल्स बहुत बड़ा ट्राइब था, मंगोल छोटा ट्राइब नहीं था, बहुत बड़ा ट्राइब था, चाइना, वेस्ट एशिया, सारा पार्ट मंगोल्स ने अपने कब्जे में किया हुआ था, ठीक है। ये जो मंगोल ट्राइब था, जैसे अभी हमारा ये इंडिया है ना, तो ये इंडिया में, ये इंडिया, तो मंगोल ट्राइब इतना बड़ा था, ये सारा मंगोल ट्राइब,
तो इस मंगोल ट्राइब ने यहाँ से अटैक, ये यहाँ पे भी कब्जा करना चाहते थे पर कर नहीं पाए, ठीक है। तो यही मंगोल्स ने अटैक, क्योंकि दिल्ली तो यहीं पे थी ना, तो दिल्ली पे काफी बार अटैक किए ताकि हम यहाँ पे इस एम्पायर पे भी कब्जा कर ले। तो उन्होंने रिकाउंटर कई बार किया, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इधर कोई था इनका एम्पायर, क्लियर, ठीक है। एनी अदर डाउट? क्लियर बेटा? सो नाउ यू हैव टू रिवाइज दिस टॉपिक। अब इसी में इसके